हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। क्लास हम बात कर रहे थे अपने चैप्टर के बारे में। चैप्टर का नाम है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म, यानी कि जीवों में श्वसन। अभी तक हमने रेस्पिरेशन के बारे में जो समझा है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है और रेस्पिरेशन कैसे होता है। ये एक जनरल आइडिया हमने यहाँ पे ले लिया है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी हमने डिस्कस किए हैं। तो एक क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में था, वो आपने यहाँ पे पढ़ा होगा, समझा होगा, और मैं मान के चल रही हूँ कि आप लोगों ने उसे सॉल्व भी किया होगा। तो सबसे पहले उस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, देन आगे बढ़ेंगे और हम बात करेंगे यहाँ पे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो बात कर रहे थे यहाँ पर रेस्पिरेशन के बारे में। ठीक है, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट हमारा कवर होता है। चलो, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। ये पैसेज है यहाँ पर कि ये भी रेस्पिरेटरी सिस्टम के ही पार्ट्स हैं, जो नाम हमने लिखे हुए हैं ये हमारे श्वसन तंत्र के अंगों के नाम ही हैं। और हम ये देख रहे हैं कि जब हम श्वसन की प्रक्रिया करते हैं तो गैस कैसे यहाँ पर किस पार्ट से किस पार्ट में जाती है। एक जो पैसेज है वो क्या होता है, ऑक्सीजन ट्रैवल कैसे करती है हमारी बॉडी में, उसको आपको बता रखा है कि नासा द्वार से नासा गुहा में, फिर वायुनली में, फिर ब्रोंकस में, फिर ब्रोंक्यूल्स में, फिर टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, देन एल्वेलाई में, और उसके बाद एल्वेलाई से हमारे ब्लड वेसल्स में जाती है और ब्लड के साथ मिक्स होकर के बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो पहुँचाई जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये जो पैसेज है एकदम अलग होगा कि जो बॉडी पार्ट्स है वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ब्लड वेसल्स में आती है, ब्लड में मिक्स हो जाती है। फिर ब्लड में मिक्स होती है तो जब ब्लड हमारे लंग्स में आता है तो फिर ब्लड से एल्वेलाई में जाती है, एल्वेलाई से टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में, टर्मिनल ब्रोंक्यूल से ब्रोंक्यूल्स में, ब्रोंक्यूल से ब्रोंकस में, ब्रोंकस से आपने कहा ट्रेकिया या वायुनली में, वायुनली से नासा गुहा, और नासा गुहा से नासा द्वार के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। ठीक है, अपोजिट होगा ये इसका पैसेज किसके, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। देन हमने कहा ऑक्सीजन कैसे एल्वेलाई से हमारे ब्लड में जाती है और ब्लड हमारे हर एक पार्ट तक कैसे ऑक्सीजन को पहुंचाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बनती है और वो ब्लड के साथ कैसे यहाँ पर मिक्स होती है, ब्लड के थ्रू कैसे कार्बन डाइऑक्साइड वापस से एल्वेलाई में आती है और एल्वेलाई से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बाहर चली जाती है। तो देखो, रेस्पिरेशन में हमने कहा कि जो हम अंतः श्वसन, इनहेलेशन जिसको कहते हैं, यानी कि सांस अंदर लेना, और बाह्य श्वसन जिसको हम एक्सहेलेशन कहते हैं या सांस को बाहर छोड़ने की जो प्रक्रिया है उसको हमने समझा वो कैसे होती है। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए थे। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हमारे पास आए थे। पहला क्वेश्चन कहता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन का महत्व बताइए। तो हमने कहा कि ऑक्सीजन क्या करता है, ग्लूकोज जो है उसको तोड़ता है, उसके टूटने से एनर्जी हमें मिलती है और एनर्जी ही हमारे जीवित रहने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिना एनर्जी के हम जीवित नहीं रह सकते हैं। एनर्जी कैसे मिली है, जब ग्लूकोज को तोड़ा गया। ग्लूकोज को किसने तोड़ा, ऑक्सीजन ने तोड़ा। तो आप समझ पा रहे हैं कि हमारे जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन अनिवार्य है, तभी हमें ऊर्जा मिल सकती है। दूसरा क्वेश्चन है रक्त के कार्य बताइए, यानी कि फंक्शंस क्या होते हैं ब्लड के। तो ब्लड क्या करता है, चीज़ों के परिवहन करता है। परिवहन का मतलब है चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना या ले जाना, जो है वो परिवहन कहलाता है। किन किन चीज़ों का परिवहन होता है, ग्लूकोज हमने देखा है, हमने ऑक्सीजन देखी है, कार्बन डाइऑक्साइड हमने देखा है, हमने हार्मोन्स देखे हैं। तो रक्त क्या कर रहा है, चीज़ों को एक स्थान से दूसरे स्थान में लेकर के जा रहा है जहाँ पर उनकी आवश्यकता है। ठीक है, अगला जो प्रश्न आता है वो है धमनी और शिरा में अंतर बताइए, यानी कि डिफरेंस बिटवीन आर्टरी एंड वेन। धमनी जो है, देखो दोनों में डिफरेंस हमें पूछा गया है, आप इसके अलावा समानता भी बताएंगे। पहले डिफरेंस की बात करते हैं कि धमनी या आर्टरी जो है वो ऐसे ब्लड को लेकर के जाती है या उसमें ऐसा ब्लड बहता है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा सबसे अधिक होती है, ऑक्सीजन युक्त वो रक्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे नहीं होगा।
शिरा जो है वो ऐसे शिरा में ऐसा ब्लड प्रवाहित होता है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा भी होती है। ऑक्सीजन भी होगा लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड भी होगा, तो शिरा में ऐसा ब्लड बहता है। ठीक है, ये तो बात है डिफरेंसेस की। अब हम बात करते हैं कि क्या सिमिलैरिटी है। तो सिमिलैरिटी ये है कि दोनों में क्या कर होता है, ब्लड बहता है। आर्टरी और वेन दोनों में ही रक्त बहता है, ये इनमें सिमिलैरिटी है। अगला जो क्वेश्चन है वो है कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण कैसे होता है। तो आपने कहा कि जब ग्लूकोज टूटता है तो ग्लूकोज के टूटने से ऊर्जा बनती है और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो इस प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। और आपसे पूछा गया कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस कहाँ बन रही है, तो हर कोशिका में बनेगी, क्योंकि हर कोशिका में ग्लूकोज टूटेगा और हर कोशिका को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसलिए हर कोशिका में ग्लूकोज टूटता है और ग्लूकोज के टूटने से हर कोशिका को एनर्जी मिलेगी और साथ ही साथ हर कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी बनती है। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया गया था वो है कि धूम्रपान करने से एल्वियोलाई में क्या प्रभाव पड़ता है। इंग्लिश में एल्वियोलाई प्रोनाउंसिएशन होता है, हिंदी में एल्वियोली है। ठीक है, स्पेलिंग आप देख लेंगे, गलत नहीं करना है। अगर एक व्यक्ति है और वो क्या करता है, धूम्रपान करता है, स्मोकिंग करता है, तो आपने देखा होगा कि उसे सलाह दी जाती है कि वो स्मोकिंग ना करे, या एड्स चलाए जाते हैं कि स्मोकिंग या धूम्रपान जो है वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कैसे है, पहला क्वेश्चन तो ये है। क्या होगा अगर कोई एक व्यक्ति बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। देखो, आपने अपने घर गांव में आसपास में बहुत ऐसे ओल्ड एज के लोग देखे होंगे जो स्मोकिंग करते हैं। और एक और चीज़ जो कॉमन आपने देखी होगी, वो बहुत कफिंग उनमें देखा जाता है, वो बहुत खांसी उन्हें होती है। ठीक है, तो होती है, मतलब कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो हमें भी खांसी होती है, आ, आपको भी खांसी होती है। हर एक व्यक्ति को जब कोल्ड होता है तो उसे खांसी जुकाम होता है, लेकिन हम ठीक हो जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि हम रोज ही हमें क्या हो रही है, खांसी हो रही है। लेकिन जो व्यक्ति यहाँ पे धूम्रपान करता है तो उसे ऑलमोस्ट खांसी होने लगती है। एक और जो चीज़ आपने देखी होगी कि उन्हें सांस लेने में थोड़ा ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है। किसी किसी में अस्थमा देखने को मिलता है। अस्थमा जो सांस से रिलेटेड बीमारी होती है, जिसमें सांस लेने में यानी कि ऑक्सीजन इनटेक करने में प्रॉब्लम होती है और व्यक्ति जो है वो तेज़ी से सांस लेता है, तेज़ी से हाँफता है, नॉर्मल कंडीशन में भी। जब हम भागते हैं तब हम हाँफते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति जिन्हें अस्थमा होता है वो नॉर्मल बैठे हुए भी हैं, फिर भी उन्हें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है। तो ये तमाम परेशानियां होती हैं जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी सिस्टम या श्वसन तंत्र से संबंधित होती हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि एल्विलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है जब कोई एक व्यक्ति जो है वो धूम्रपान करता है। तो थोड़ा सा एक बार आप लोग सोचेंगे। देखो, इस क्वेश्चन का आंसर जब हम करेंगे तो देखो सिंपल तरीके से समझते हैं कि एल्विलाई पे क्या असर पड़ता है जब आप धूम्रपान करते हैं। तो यहाँ पे चित्र के माध्यम से समझो। तो ये एक लंग है, ठीक है। एक लंग का मतलब कि फेफड़ा है, सिंगल ही बना रखा है हमने। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इसके बारे में, एल्विलाई के।
देखो, समझो, जितने भी हम एल्विलाई को देख रहे हैं, एल्विलाई का मतलब समझते हैं ना, जो बलून लाइक स्ट्रक्चर है। अभी कुछ देर पहले एल्विलाई के बारे में बहुत सारी चीजें हमने समझी हैं। अब जब हम सांस लेते हैं तो इतनी सारी एल्विलाई हैं यहाँ पे, और इन एल्विलाई में ऑक्सीजन भरेगी, ऐसे इनमें ऑक्सीजन भरेगी जो कि हमारे ब्लड को सप्लाई होती हैं, ऐसे। ये ठीक है। अब यहाँ पे बहुत अच्छी मात्रा में, भरपूर मात्रा है, और भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन जो है वो भर पा रही है। एक व्यक्ति है जो स्मोकिंग करता है, उसका लंग जो है वो कैसे हमें दिखाई देगा। देखो, ये उस व्यक्ति का लंग है, ठीक है। ये वाला लंग थोड़ा बड़ा है, ऐसा नहीं कि जो स्मोकिंग करते हैं उनका लंग बड़ा। दोबारा बना लेते हैं, ठीक है जी। ठीक है, ये कोई व्यक्ति है जो यहाँ पे क्या करता है, स्मोकिंग करता है। लेकिन स्मोकिंग करने की वजह से क्या हो गए हैं, एल्विलाई के कुछ कुछ सेल्स जो हैं वो यहाँ पे डेड हो गए हैं, ऐसे करके एल्विलाई यहाँ पे क्या हो जाते हैं, फिर सिकुड़ जाते हैं। तो जो जो मैं कलर कर रही हूँ, ये जो ये डार्क ब्लू कलर से, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं भरेगी, यहाँ पे कोई ऑक्सीजन नहीं भर पाएगी, क्योंकि क्योंकि सेल क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे सेल क्या हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं। अब ऑक्सीजन को भरने के लिए बहुत कम स्पेस मिलता है यहाँ पे, बस इस एरिया में ही ऑक्सीजन भर पाती है, जो कि क्या होगी, कम मात्रा में होगी। ये ऑक्सीजन कम मात्रा में भर पाती है। तो ये कौन सा व्यक्ति है जो स्मोकिंग करता है, और ये कौन से व्यक्ति है जो नॉर्मल है। इसमें आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो अच्छी मात्रा में है, और यहाँ हम देखेंगे जो ऑक्सीजन भर पा रही है वो कम ऑक्सीजन यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। होता है क्या है कि एल्वेलाई फिर क्या हो जाती है, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ जाती हैं। अब जब यहाँ पे सिकुड़ जाएंगी तो यहाँ पर जो ब्लड वेसल्स आ रहे होंगे, देखो ये हटा दूँ थोड़ा, ठीक है। ये बात अभी तक हमने की है, ठीक है। सैंपल डायग्राम देखेंगे, ये सेम बात हमने की है। अब देखो होगा क्या, ये ब्लड वेसल्स यहाँ से जा रही है, ठीक है। ये ब्लड वेसल्स जा रही है, यहाँ पर तो ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में है। ये अलग अलग पर्सन में हम देखते हैं, ठीक है। अब क्योंकि यहाँ पे भरपूर मात्रा में ऑक्सीजन है तो यहाँ इस ब्लड वेसल्स में अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन आएगा। ये देखो, क्योंकि यहाँ पे जो दूसरा लंग है जो स्मोकिंग कर रहा है, अच्छा ठीक है, ये दोनों अलग अलग पर्सन है तो हम समझ पाएंगे अच्छे से, ठीक है। ये अलग पर्सन है, ये अलग पर्सन है, ये लोग, ठीक है। यहाँ पे स्मोकिंग हो रही है, और ये उस व्यक्ति का लंग है जो नॉर्मल है, जो स्मोकिंग नहीं करता है।
अब ये तो बहुत अच्छी मात्रा में यहाँ पे ऑक्सीजन मिल रही है। अब यहाँ पे बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन मिल पा रही है, यहाँ पे तो ब्लड वेसल्स में बस बहुत कम मात्रा में ही ऑक्सीजन यहाँ पे मिल पा रही है। तो इस व्यक्ति की जो कोशिकाएं होंगी उसे कम ऑक्सीजन मिलेगी, मतलब यहाँ पे जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज से जो एनर्जी निकलेगी वो भी कैसी होगी, कम होगी। ठीक है। और ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, ये जो व्यक्ति है, और ये जब अपनी सेल को क्या देगा, अच्छी मात्रा में ऑक्सीजन देगा, तो ग्लूकोज से जो एनर्जी मिलेगी वो अच्छी मात्रा में मिलेगी। ठीक है। ये एक हेल्दी साइन यहाँ पर होता है। अब इस व्यक्ति, यहाँ पे आओ, जो व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा था, जब इसकी सेल को कम ऑक्सीजन मिली तो अब ये क्या करेगा, तेजी से सांस लेने लगेगा। तेजी तेजी से सांस क्यों लेने लगेगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ये क्या करे, इनटेक करे। अब ये सांस तेजी से ले रहा है, लेकिन ऑक्सीजन के लिए इतना स्पेस ही नहीं बचा, इतना स्पेस है ही नहीं एल्विलाई में कि ज़्यादा ऑक्सीजन यहाँ पे क्या हो सके, स्टोर हो सके और ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे ब्लड में जा सके। तो इसलिए क्या होता है कि जब स्मोकिंग करते हैं तो एक तो जो एल्विलाई है उसकी जो यहाँ पे ये जो लेयर है, सेल की जो लेयर है, ये क्या होती है, डैमेज होने लगती है। दूसरा, जो एल्विलाई है उनकी कोशिकाओं की मृत्यु होने लगती है, और कोशिका के लिए ऑक्सीजन के लिए कोशिका में उतना स्थान नहीं मिल पाता है। तो अब क्या होगा, जो व्यक्ति स्मोकिंग करता है उसकी बॉडी में जो ऑक्सीजन सप्लाई है वो कम हो जाएगी। ऑक्सीजन सप्लाई कम होगी तो सांस से संबंधित बहुत सारी प्रॉब्लम्स उसको यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। जबकि एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसकी एल्विलाई बिल्कुल ठीक रहती हैं, ऑक्सीजन के लिए पर्याप्त स्थान यहाँ पे रहता है, और यहाँ पर सांस से संबंधित या जो अस्थमा से संबंधित बीमारियां हैं इसके होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब कभी कभी बहुत कम केसेस ऐसे भी होंगे कि जो यहाँ पे स्मोकिंग नहीं करते हैं लेकिन उन्हें जो सांस लेने में प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम देखी जाती हैं, लेकिन उसके रीज़न कुछ और होते हैं। नॉर्मली अगर हम देखें तो जो स्मोकिंग नहीं करते हैं उनका जो यहाँ पे रेस्पिरेटरी हेल्थ होती है, जो श्वसन संबंधित स्वास्थ्य रहता है वो अच्छा रहता है कंपैरेटिवली जो स्मोकिंग करते हैं। क्लियर है इतना? हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद करेंगे कि अल्विलाई पे क्या प्रभाव पड़ता है धूम्रपान करने से। तो हमने रेस्पिरेशन की बात यहाँ पे कर ली है। आगे जो हमारे पास हेडिंग आई थी उसमें हमने कहा था व्हाट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन। सिंपल वे में अगर हम चीज़ों को देखें तो ये जो आपको यहाँ पे बता रखा है कि ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूट रहा है, एनर्जी बन रही है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है। तो ग्लूकोज को क्या किया गया है, कोशिका के अंदर लिया गया है, और कार्बन डाइऑक्साइड कोशिका से बाहर यहाँ पे जाता है। बस यही कोशिकीय श्वसन है। इसी को हम कोशिकीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि कोशिका में क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जो है वो कोशिका के अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कोशिका से बाहर जा रही है।
ठीक है, पढ़ ले कोशिकीय श्वसन को। देखो, कोशिकीय श्वसन में बोला गया है सेलुलर रेस्पिरेशन, जो कोशिकीय श्वसन है सेलुलर रेस्पिरेशन है, कैन बी डिफाइंड एज अ प्रोसेस इन विच द फूड दैट वी ईट इज ब्रोकन down inside the cells which result in the release of energy. All the cells in living organism undergo cellular respiration. ठीक है, मतलब बोला गया है सेलुलर श्वसन उस प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसमें जिसमें जो भोजन हम खाते हैं वो क्या होता है, कोशिकाओं के अंदर टूट जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा निकलती है। जीवित जीवों की सभी जीवित जीवों की सभी कोशिकाएं जो हैं वो कोशिकीय श्वसन से गुजरती हैं। तो सेलुलर एस्पिरेशन क्या है, हमने कहा जब हम भोजन खाते हैं तो वो कोशिका के अंदर जो भोजन है, जो ग्लूकोज है, वो टूट जाता है, जिससे ऊर्जा निकलती है। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन सभी में ये जो प्रक्रिया है वो पाई जाती है। नेक्स्ट स्टेप क्या बताता है, द सेलुलर रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन अ सेल ऑर्गेनेली कॉल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपने कहा कि सेल में एक क्या होती है, यहाँ पे सेल या कोशिका में एक कोशिकांग होता है जिसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया, और यहीं पर सेलुलर रेस्पिरेशन नामक जो प्रोसेस है वो पाई जाती है। चलिए, अगली जो स्टेटमेंट है वो कहती है द ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन react with the carbon dioxide, glucose, carbohydrate, glucose present in the food that result in the release of carbon dioxide, water and energy। क्या कह रहे हैं, ऑक्सीजन दैट एन ऑर्गेनिज्म ब्रीथ इन, जो ऑक्सीजन होती है जिसको जो ऑर्गेनिज्म है वो सांस में अंदर लेते हैं, रिएक्ट विद द कार्बोहाइड्रेट्स, इनके ग्लूकोज, ये किससे रिएक्ट करती है, कार्बोहाइड्रेट से रिएक्ट करती है, यानी कि ग्लूकोज से। अब कंफ्यूज नहीं होना है, कभी हम ग्लूकोज कह रहे हैं कभी हम कार्बोहाइड्रेट कह रहे हैं। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का एक सरल रूप होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जटिल रूप है तो ग्लूकोज जो है वो सरल रूप है। एक्चुअली में डाइजेशन जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का ही तो होता है। हमने क्या बात की है कि हम भोजन को क्यों ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। एनर्जी कहाँ से मिलेगी, आपने कहा पोषक तत्वों से मिलेगी। पोषक तत्व कौन से होते हैं, तो उनमें से एक आता है कार्बोहाइड्रेट। तो जब कार्बोहाइड्रेट को हमने लिया, हमने भोजन में भोजन के द्वारा हमने कार्बोहाइड्रेट को लिया, तो कार्बोहाइड्रेट का क्या होता है, पाचन होता है, और फाइनली कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में परिवर्तित होता है। तो हमने कहा ऑक्सीजन किससे रिएक्ट करती है, ग्लूकोज से रिएक्ट करती है, जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट होता है, और एज अ रिजल्ट यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी यहाँ पे बनती है। ठीक है, यही चीज हम पढ़ते चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर हमने बोला एक जीव जो ऑक्सीजन सांस लेता है वो भोजन में मौजूद कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज के साथ प्रतिक्रिया करता है, और परिणाम स्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा यहाँ पे निकलती है। अब ये जो आपको यहाँ पे इक्वेशन बताई गई है, ये आपको, ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये आपको क्या करनी है, यहाँ पे नोट करनी है। कुछ नहीं है, बस सिर्फ इतना बताया गया, ये ग्लूकोज है, इसके साथ रिएक्ट ऑक्सीजन करता है, यहाँ पे एनर्जी निकलती है, और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बनता है। इसी को इक्वेशन के रूप में नीचे लिखा गया है, एक बार आप लोग इसे नोट कर लेंगे। चलो आगे बढ़े यहाँ पे। अब हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, श्वसन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जिसमें एक प्रकार आता है एरोबिक रेस्पिरेशन और दूसरा आता है यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो देखो, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, एक बार पढ़ लेते हैं। आपने एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या, दिस काइंड ऑफ रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन
द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इस प्रकार का जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। एनारोबिक में क्या बोला गया है, दिस टाइप ऑफ रेस्पिरेशन हैपन्स इन द सेल इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाला रेस्पिरेशन है। एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या बोला गया, इट लीड्स टू रिलीज ऑफ अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है, इट रिजल्ट इन अ लो अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि यहाँ पे कम एनर्जी बनेगी। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसे वायवीय श्वसन भी कहते हैं, उसमें बोला गया है ह्यूमन बीइंग एंड मैनी अदर एनिमल्स अंडरगोज एरोबिक रेस्पिरेशन, मनुष्य और बहुत सारे ऐसे जीव हैं जिनमें एरोबिक रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन पाया जाता है। यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है, अवायवीय श्वसन में कहा जा रहा है ईस्ट एंड समटाइम्स ह्यूमन बीइंग अंडरगोज एनारोबिक रेस्पिरेशन। कुछ जो जीव हैं उनमें अवायवीय श्वसन पाया जाता है, कभी कभी मनुष्यों में भी ये देखा जाता है। कब देखा जाता है, स्पेशल कंडीशंस यहाँ पर होती हैं, वो हम पढ़ेंगे यहाँ पे। लास्ट जो डिफरेंस है वो बताता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर ऑल्सो रिलीज्ड इन एरोबिक रेस्पिरेशन। वायवीय श्वसन में क्या क्या चीज़ें बनती हैं यहाँ पे, एनर्जी के अलावा तो आपने कहा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर यहाँ पे बनता है। अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करें, आपने कहा एनिमल मसल सेल्स रिलीज लैक्टिक एसिड एंड ईस्ट रिलीज एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन। अगर अवायवीय श्वसन ह्यूमन सेल में हो रहा है तो लैक्टिक एसिड बनेगा ऊर्जा के अलावा, और अगर ईस्ट में हो रहा है तो एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ऊर्जा के अलावा। ये जो डिफरेंस है इंपॉर्टेंट है, एक बार आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज कर लेंगे। चलिए, तो हमने यहाँ पे बात की है टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन के बारे में और उनके बीच में हमने डिफरेंस को भी देखा है, तो घर से आप लोग ये टॉपिक जो है वो रिवाइज करके लेके आएंगे। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।